स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोलाइड, सरफेस केमिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोलाइड, जिसका क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है। कोलाइड देखो, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। एक तो ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम वास्तविक विलयन बोलते हैं, जो हमने कल ही पढ़ा। दूसरा होता है कोलाइडी विलयन, और तीसरा होता है निलंबन। जो वास्तविक विलयन होते हैं, इसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम। और जो निलंबन होता है, इसके कणों का आकार जो होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा। तो जो कोलाइडी विलयन होंगे उनका साइज क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। लेकिन ऑप्शन जो है वो नैनोमीटर में नहीं देता। नैनो हटाएं तो क्या लगाएंगे अपने, नैनो। नैनो का मतलब 10 की पावर -9 मीटर से 100 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। नैनो हटा दिया। नैनो का मतलब होता है माइनस में 9, है ना। नैनो, नैनो मतलब नेगेटिव में 9, नैनो नेगेटिव में 9, तो 10 की पावर -9 लगा दिया। तो 10 की पावर -9 मीटर से 100 इंटू 10 की -9 को हल करो तो क्या बचेगा। अगर 100 इंटू 10 की -9 को हल करें तो 10 की -7, तो 10 की -9 मीटर से 10 की -7 मीटर, 10 की -9 मीटर से 10 की -7 मीटर। अब ये मीटर में भी नहीं देता ऑप्शन, ऑप्शन देता है जनरली माइक्रोन में या माइक्रोमीटर में, एक ही बात है। और माइक्रो का मतलब 10 की -6, तो इसमें से 10 की -6 इसमें निकाल दो, तो पीछे बचा कितना, 10 की -3 से कितना माइक्रो, 10 की -6 इसमें निकाल दो, पीछे बचा 10 की -1। समझ गए। 10 की -3 से 10 की -1 माइक्रोमीटर। अब 10 की -3 का मतलब होगा 0.001 माइक्रोमीटर या माइक्रोन से 0.1 माइक्रोमीटर। ये ऑप्शन आता है पेपर के अंदर ज्यादातर। कर दोगे कन्वर्ट, आ गया समझ। उसके बाद हम बात करें जो कोलाइड होते हैं, कोलाइडी विलयन। इसमें जो हम विलयन क्या था, विलयन विलयन था जो विलेय और विलायक से बने, विलेय और विलायक से बने। विलेय क्या था, विलेय जिसकी मात्रा क्या थी, कम, और विलायक क्या था, जिसकी मात्रा क्या थी, अधिक, है ना। कोलाइडी विलयन में विलेय विलायक नहीं बोला जाता। क्या बोलते हैं कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में जो कम मात्रा के लिए शब्द यूज किया जाता है वो होती है प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था। और जो अधिक मात्रा के लिए शब्द यूज किया जाता है वो होता है परिक्षेपण माध्यम। तो विलेय विलायक नहीं बोलकर प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम बोला जाता है। प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम बोला जाता है इसमें। तो जो कम मात्रा में होता है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो प्रक्षेपण माध्यम होता है। अब विलयन का वर्गीकरण अपने किया था विलायक के आधार पर, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। क्या था बताओ गैसीय विलयन, गैसीय विलयन क्या था, जिसमें ज्यादा मात्रा किसकी थी, गैस की, है ना। तो कोलाइडी विलयन को कैसे बांटते हैं हम लोग, मैं एक बार विलयन का ही वापस लिख रहा हूं। यहां हमने लिखा था विलयन का प्रकार, यहां हमने लिखा था विलेय, यहां हमने लिखा था विलायक, है ना। विलयन का प्रकार था गैसीय। गैसीय विलयन क्या होता है, जिसमें विलायक हमेशा क्या रहेगा, गैस, और विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। द्रवीय विलयन क्या था, द्रवीय विलयन जिसमें विलायक क्या था, द्रव, और विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तीसरा आता है ठोस, ठोस जिसमें विलायक कौन था, ठोस, और विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है।
अब विलेय की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था। और विलायक की जगह हम लोग लिख देंगे प्रक्षेपण माध्यम। और ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये नहीं आएगा इसमें। अब जो कोलाइडी विलयन होते हैं, इसकी विशेषता होती है कि ये विषमांगी होते हैं। कोलाइडी विलयन जो होते हैं ये विषमांगी होते हैं। तो गैस गैस विलयन जो होगा ना, ये हमेशा समांगी होगा, इसलिए ये कोलाइडी विलयन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो गैस गैस विलयन कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं होता। गैस गैस विलयन कभी भी कोलाइडी विलयन नहीं होता। अब जिसमें ज्यादा मात्रा गैस की होती है उसे एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल, एरोसोल जिसमें ज्यादा मात्रा गैस की है उस कोलाइडी विलयन को बोला जाता है एरोसोल, एरोसोल बोला जाता है। द्रव द्रव कोलाइडी विलयन मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्रव द्रव कोलाइडी विलयन पायस या इमल्शन कहलाते हैं। ये प्रश्न आता है, पायस है तो पायस द्रव द्रव कोलाइडी विलयन पायस होता है। द्रव द्रव कोलाइडी विलयन पायस होता है। और दूध जो है वो एक पायस का उदाहरण है। दूध, दूध एक पायस का उदाहरण है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। दूध पायस का उदाहरण है। अब ये ठोस द्रव विलयन, ये वाले, ये कोलाइडी विलयन होते हैं सोल। इनको बोलते हैं हम सोल। सोल याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। सोल तो एसओ जो आया है वो सॉलिड के लिए आया है, और एल जो आया है वो लिक्विड के लिए आया है। सॉलिड लिक्विड, सोल सॉलिड लिक्विड मतलब ठोस द्रव। ठोस द्रव सोल जो होते हैं वो ठोस द्रव कोलाइडी विलयन होते हैं। ठोस द्रव कोलाइडी विलयन। और द्रव ठोस कोलाइडी विलयन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जेल बोलते हैं। जेल, ये तो याद करने ही करने हैं आपने, ठीक है। बाकी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। जैसे इसको फॉर्म बोला जाता है, इसको ठोस फॉर्म बोला जाता है ना, और इसको ठोस सोल बोला जाता है। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए सोल क्या है, पायस क्या है, जेल क्या है और एरोसोल क्या है। एरोसोल जिसमें ज्यादा मात्रा गैस की है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से प्रश्न लगभग लगभग आता है। जैसे पूछ लेगा जेल, जेल जेल है तो जेल जो होता है सिंपल याद रखो सोल का उल्टा है। सोल का उल्टा। सोल क्या था? सॉलिड लिक्विड। तो जेल क्या हो जाएगा? लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड। सोल जो है सॉलिड लिक्विड होता है और जेल जो होता है उसका उल्टा होता है। पायस या इमल्शन, पायस या इमल्शन जो होता है वो लिक्विड लिक्विड होता है। लिक्विड 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 कोलाइडी तंत्र जो होते हैं वो पायस होते हैं, ठीक है। ये आगे अपने पास। उसके बाद जो कोलाइडी विलयन होते हैं, खास करके सोल, हमारे बुक्स के अंदर सोल को ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है तो हम इसी की ज़्यादा बात करेंगे। सोल ये दो कैटेगरी में बढ़ता है, एक तो द्रव विरोधी और एक द्रव स्नेही। लायोफिलिक और लायोफोबिक, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही नाम ही बता रहा है, ऐसा सोल जो आसानी से बन जाएगा। द्रव स्नेही, स्नेह होगा इनके अंदर, आकर्षण होगा। तो इसमें क्या होता है? प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में आकर्षण होता है। प्रक्षेपण माध्यम में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है तो ये आसानी से बन जाता है, आसानी से बन जाता है, मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में ना। और ये अलग नहीं होता, मतलब ये स्थायी होता है, क्योंकि आकर्षण है तो अलग नहीं हो सकता है आसानी से, ये स्थायी होता है। अगर किसी तरीके से अलग कर भी दिया मान लो तो इनमें आकर्षण है, ये वापिस मिक्स हो जाएगा, अतः ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है मतलब इनमें बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। अगर हम कोई तरीका लगाकर अलग भी कर देते हैं, पहली बात तो अलग होता नहीं, अगर कर भी देते हैं तो वापिस मिक्स हो जाता है, मतलब ये उत्क्रमणीय होता है। तो आकर्षण होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम में, आसानी से बन जाता है, स्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है। और द्रव विरोधी में प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये आसानी से नहीं बनेगा, इनको मिक्स करने के लिए कोई ना कोई विधि लगानी पड़ेगी। वो आता है कोलाइड बनाने की विधियां, वो द्रव विरोधी कोलाइड हम लोग बनाते हैं ना, इन्हें बनाने के लिए हमें कोई ना कोई विधि लगानी पड़ती है, तो आसानी से नहीं बनते।
आसानी से नहीं बनते। ये अस्थाई होते, स्थायी नहीं होते, मतलब ये अलग होने का प्रयास करते, और अगर ये अलग हो जाएं तो इन्हें वापस मिक्स नहीं किया जा सकता, अनुत्कर्णीय होते। तो ये होते हैं द्रव विरोधी। द्रव स्नेही में कौन से आएंगे? जो बिल्कुल लोकल नाम आपको दिखे, जैसे स्टार्च सोल, प्रोटीन सोल, गोंद का कोलाइडी विलयन, है ना, ये सारे जो हैं ये द्रव स्नेही कोलाइड है। उसके बाद द्रव विरोधी में आएंगे रासायनिक नाम, जैसे सल्फर सोल, सल्फर का कोलाइडी विलयन हो गया। गोल्ड सोल, सोने का कोलाइडी विलयन, स्वर्ण सोल बोल सकते हो। आरजी रोल, आरजी रोल होता है चांदी का कोलाइडी विलयन, आरजी रोल चांदी का कोलाइडी विलयन। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन। तो ये रासायनिक नाम आएंगे इसमें, फेरिक, चांदी, सोना, सल्फर, ये द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। अब हमने पढ़ा द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से नहीं बनते, अतः इनको बनाने के लिए हमें कोई ना कोई विधि लगानी पड़ती है। तो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए दो प्रकार की विधियां लगती है। एक तो रासायनिक विधियां और दूसरी भौतिक विधियां। रासायनिक और भौतिक। रासायनिक विधियां नाम ही बता रहा है, इसमें कौन सी आएंगी? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन और द्विक अपघटन या उभय अपघटन भी बोलते हैं इसको, द्विक अपघटन या उभय अपघटन, ये चार आ जाएंगे। ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, द्विक अपघटन या उभय अपघटन। ये आगे ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, द्विक अपघटन। अब इसमें क्या आएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ये ध्यान रखना। ऑक्सीकरण अधातु का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है। जैसे कहते हैं सल्फर सोल किस रासायनिक विधि से बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए सल्फर अधातु है, तो अधातु का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए ऑक्सीकरण विधि लगती है। अपचयन धातु का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है, धातु का कोलाइडी विलयन बनाने की। जैसे कहते हैं स्वर्ण सोल किस रासायनिक विधि से बनेगा, रासायनिक विधि से, ये रासायनिक विधि है, तो अपचयन से बनेगा, अपचयन से बनेगा, है ना। उसके बाद मान लो आपको कह देता है जल बटन से हमेशा धातु हाइड्रोक्साइड सोल बनते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड सोल। जैसे कह देगा FeOH की थ्राइस सोल का निर्माण किस विधि से होगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो जल बटन से बनेगा, ठीक है। और द्विक बटन से जिसमें दो आएंगे, जैसे AgNO3 में Ki मिक्स करने पर, AgNO3 में Ki मिश्रित करने पर, और या फिर Ki में AgNO3 मिश्रित करने पर, यह द्विक बटन होता है। जैसे AgNO3 प्लस Ki इक्वल टू AgI प्लस KNO3, तो ये द्विक बटन मतलब दोनों टूट गए, ठीक है। अब चलते हैं अपने ऑक्सीकरण पे, शुरू से चलते हैं ऑक्सीकरण। वैसे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता दूं आपको रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां कौन कौन सी आई? नंबर 1 अपचयन। अपचयन इस विधि से, अपचयन से किसका कोलाइडी विलयन बनेगा? अधातु का, सॉरी धातु का। अपचयन से धातु का, ऑक्सीकरण से अधातु का। अपचयन, अपचयन से धातु का, ऊपर यही लिखा है देखो, अपचयन से धातु का, है ना, अपचयन से धातु का, धातु का कोलाइडी विलयन बनेगा। जैसे मैं समीकरण लिख रहा हूं, देखो 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 इक्वल टू 2Au प्लस 3SnCl4, ये बन गया स्वर्ण सोल। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अपचयन है, अपचयन से बना है। कैसे? देखो आप यहां से सोच सकते हैं अगर सोचना भी चाहते हैं तो। यहां Au पे +3 आवेश है और यहां Au पे 0 आवेश है, तो धनावेश में कमी अपचयन कहलाती है। तो ये अपचयन हुआ है। सोना जो है, स्वर्ण सोल जो है, अपचयन से बना है। नंबर 2 आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से अधातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, अधातु का।
जैसे सल्फर सोल, जैसे मैं एक समीकरण लिख रहा हूं, देखो 2H2S प्लस SO2 इक्वल टू 3S प्लस 2H2O, तो ये बन गया सल्फर सोल। अब H2S से S बना है, H2S से S बना है, तो H2S से S बना है मतलब हाइड्रोजन निकल गई, H2S था और S बन गया तो हाइड्रोजन निकल गई इसमें से, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। या दूसरा तरीका यूं भी सोच सकते हैं कि यहाँ माइनस का 2 है इस पे और यहाँ इस पे 0 है, ऋणावेश में कमी, ऋणावेश में कमी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार यहाँ ऑक्सीकरण से सल्फर सोल बना है। नंबर 3, तीसरी विधि आती है जल बढ़न। जल बढ़न, तो प्रश्न आपके यही आएंगे सीधा, सल्फर सोल का निर्माण, स्वर्ण सोल का निर्माण, चांदी का कोलाइडी विलयन, रासायनिक विधि पूछता है तो ये आपके सामने चल रही है। जल बढ़न, धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन जल बढ़न से बनता है। धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन जल बढ़न से बनता है। FeOH की थ्राइस का कोलाइडी विलयन जल बढ़न से बनेगा। कैसे? FeCl3 का जब जल अपठन किया जाएगा तो FeOH की थ्राइस का कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो FeCl3 का जल अपठन करने पर FeOH की थ्राइस बनता है। पूरी समीकरण लिखना चाहते हैं तो साथ में 3HCl भी आ जाएंगे। तो ये FeOH की थ्राइस का कोलाइडी विलयन बना है जल अपठन से। चौथी विधि आएगी द्विकपटन, जो अभी बताई थी आपको। द्विकपटन जैसे AgNO3 प्लस KI, या उभय अपघटन भी बोलते हैं इसको, ये दोनों अपघटित हो रहे हैं, AgI प्लस KNO3 बन रहा है ना। अब यहां जो कोलाइडी विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन का जो निर्माण है ये किस विधि से होता है, कोलाइडी विलयन बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो हम देखें तो इसमें होता है कोलाइडी विलयन का निर्माण, कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण प्रक्षेपण माध्यम से समान आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। कोलाइडी कण जो होते हैं, अवक्षेप के कण जो होते हैं, कोलाइडी बोलना बेटर नहीं है, अवक्षेप के कण, अवक्षेप के कण प्रक्षेपण माध्यम में से समान आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं और उन पर कोई ना कोई आवेश आ जाता है, चाहे उस पर प्लस आए चाहे उस पर माइनस आए, ठीक है, चाहे उस पर प्लस आए चाहे उस पर माइनस आए, कोई भी आवेश आ जाएगा। अगर उस पर प्लस आया है तो होता है धनात्मक कोलाइडी विलयन, धनात्मक कोलाइडी विलयन, और अगर माइनस आया है तो होता है ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। तो दो तरह का द्रव विरोधी कोलाइड बनता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक, धनात्मक कोलाइडी विलयन और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, दो तरह का कोलाइडी विलयन बनता है। इस लाइन को भी हम समझेंगे कि क्या कहते हैं धनात्मक कोलाइडी विलयन और ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। धनात्मक का उदाहरण याद रखना, सभी धातु हाइड्रोक्साइड धनात्मक कोलाइडी विलयन होते हैं, सभी धातु हाइड्रोक्साइड धनात्मक कोलाइडी विलयन है, और सभी धातु सल्फाइड ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। जैसे AS2S3 ऋणात्मक है, FeOH की थ्राइस धनात्मक है। लेकिन कई बार ऐसा वर्ड आ जाता है जैसे वो कह देगा KI को AgNO3 में मिलाने पर प्राप्त कोलाइडी विलयन। अब ये आपको सोचना है कि ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। कैसे सोचेंगे, देखो आप KI को AgNO3 में मिला रहे हो, यानी AgNO3 की मात्रा ज्यादा है, ये AgNO3 है, AgNO3 ऊपर से आपने मिला दिया थोड़ा बहुत KI, 2-4 बूंद KI की मिला दी, 2-4 बूंद मिला दी किसकी, KI की। तो KI और AgNO3 जब क्रिया करते हैं तो AgI का अवक्षेप बनता है। ये अवक्षेप बन गया किसका, AgI का, AgI का। AgNO3 और KI ने जब आपस में क्रिया करी तो AgI का अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप बन गया AgI का।
अब जो अवक्षेप के कण होते हैं, अवक्षेप के कण परिक्षेपण माध्यम से, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा थी, अब बताओ किसकी मात्रा ज्यादा थी, KI की या AgNO3 की, बताओ किसकी मात्रा ज्यादा थी, AgNO3 की। तो जो अवक्षेप है AgI, ये क्या करेगा, प्रक्षेपण माध्यम से समान आयनों का अधिशोषण कर लेगा। अब ये प्रक्षेपण माध्यम है जिसकी मात्रा ज्यादा है, और ये अवक्षेप है। अब इस दोनों में समान आयन देखो, इसमें और इसमें समान आयन कौन से हैं, बताओ दोनों में समान आयन कौन से हैं, जो इसमें भी है और इसमें भी है, कौन सा है बताओ वो आयन, Ag प्लस, है ना, Ag प्लस। तो AgI ने Ag प्लस का अधिशोषण कर लिया और ये धनावेशित हो गया, इसलिए ये धनात्मक कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो यहां सारे कणों पर क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, अवक्षेप के सारे कण धनावेशित हो गए। अब इन धनावेश में प्रतिकर्षण होगा तो ये इसमें फैल जाएंगे, इस प्रकार धनात्मक कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। आई समझ। और देखो इसी लाइन को अगर बदल देता, यूं कह देता AgNO3 को KI में मिलाने पर, अब बताओ ज्यादा मात्रा किसकी है, यही सोचना है, ज्यादा मात्रा किसकी है बताओ, KI की, क्योंकि KI में मिला रहे, अब ज्यादा मात्रा KI की है। ऊपर से 2-4 बूंदे AgNO3 की मिला दी, अवक्षेप तो वही बनेगा AgI का ही। अब ये अवक्षेप है और ये KI है। अब बताओ समान आयन कौन से हैं, अब इसमें अवक्षेप में और KI में समान आयन कौन से हैं, I माइनस, है ना। तो इस प्रकार आयोडाइड को अधिशोषित कर लेगा AgI। अवक्षेप के कण प्रक्षेपण माध्यम में से समान आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं, तो ये AgI ने I माइनस का अधिशोषण कर लिया और ऋणावेशित हो गया। अब माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होगा और ये कोलाइडी विलयन तैयार हो गया, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। आई समझ, लग गया पता। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था नेगेटिव है ना, तो प्रक्षेपण माध्यम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो I माइनस को तो ये ले गया, ठीक है, और यहां फिर K प्लस ही बचेगा, ठीक है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम का आवेश जो होता है वो बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये कारण रहता है कोलाइडी विलयन बनने का। अवक्षेप के जो कण होते हैं वो प्रक्षेपण माध्यम से समान आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। अब आती है दूसरी विधिया, भौतिक विधिया। भौतिक विधिया, कोलाइड बनाने की भौतिक विधिया। भौतिक विधिया दो प्रकार की होती है, एक संघनन और एक परिक्षेपण। एक संघनन विधियां और एक प्रक्षेपण विधियां। संघनन विधियों से प्रश्न नहीं आता है, इसको आप बिल्कुल ड्रॉप आउट कर सकते हैं। प्रक्षेपण विधियां इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण विधियां, प्रक्षेपण विधियों में 3 प्रकार आते हैं। एक तो यांत्रिक प्रक्षेपण, यांत्रिक प्रक्षेपण, दूसरा वैद्युत प्रक्षेपण, और तीसरा पेप्टीकरण या पेप्टन। पेप्टीकरण या पेप्टन। यांत्रिक प्रक्षेपण सिंपल सी बात है, प्रक्षेपण का मतलब होता है टूटना, प्रक्षेपण यानी टूटना। तो बड़े कण डालेंगे और टूटेंगे तो छोटे कण निकलेंगे, बड़े कण से छोटे कण बनेंगे ना। तो बड़े कण होते हैं निलंबन के, निलंबन के, और छोटे कण होते हैं कोलाइड के। तो यानी हम निलंबन को कोलाइडी विलयन में बदलते हैं इस विधि से। प्रक्षेपण विधि से निलंबन को कोलाइडी विलयन में बदला जाता है, बड़े कणों को छोटे कणों में बदला जाता है। अब आता है यांत्रिक प्रक्षेपण। कोलाइडी चक्की ये काम करती है। चक्की में क्या होता है, चक्की में आप कणक डालते हो आटा बन के निकलता है, नहीं क्या, सही है। तो आप बड़े कण डालते हो, छोटे कण होके निकलते हैं, प्रक्षेपण का उदाहरण है। तो कोलाइडी चक्की एग्जाम्पल ध्यान रखना। कोलाइडी चक्की से कोलाइडी विलयन का निर्माण करना, कोलाइडी कणों का निर्माण करना किस प्रकार का प्रक्षेपण है, यांत्रिक प्रक्षेपण है, ठीक है। दूसरा आता है वैद्युत प्रक्षेपण। वैद्युत प्रक्षेपण को हम लोग ब्रेडी-गार्क विधि के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ब्रेडी-गार्क विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ब्रेडी-गार्क विधि, धातुओं का कोलाइडी विलयन इसी प्रक्षेपण विधि से बनता है। धातु का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है ये,
धातु का कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्षेपण विधि है। और सीधा आ जाए धातु का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, तो भी आप ब्रेडी-गार्क विधि को ही प्रेफर करेंगे, अपचयन को प्रेफर नहीं करेंगे। दोनों ऑप्शन दिए तो ब्रेडी-गार्क विधि को प्रेफर करके आएंगे, ठीक है। सीधा आ जाए तो अगर कह ही दे मान लो प्रक्षेपण या फिर रासायनिक, फिर तो हो ही जाएगा आराम से। रासायनिक विधि कह देगा तो अपचयन हो जाएगा। धातु का कोलाइडी विलयन बनाने की रासायनिक विधि तो अपचयन है, धातु का कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्षेपण विधि तो वैद्युत प्रक्षेपण है, जिसे हम ब्रेडी-गार्क विधि बोलते हैं। अगर सीधा ही दे दे धातु का कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, तो वरीयता इसी को देनी है, प्रेफरेंस इसी को देनी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, उसमें प्रक्षेपण माध्यम भर लेते हैं और इसको एक पात्र में, ऐसे पात्र में रखते हैं जिसमें बर्फ लगी हुई है, ये सारी बर्फ लगी हुई है इसमें, ठीक है। अब इसमें धातु के दो पतले तार, जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना था, जैसे सोने का कोलाइडी विलयन बनाना, सोने के पतले तार लेकर उच्च विभव लगाते हैं, हाई वोल्टेज लगाते हैं, जिससे सोने के तार पिघल जाते हैं और बार पड़ी बर्फ जो है उन्हें ठंडा कर देती है और कोलाइडी कणों में बदल देती है। कोलाइडी कण इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, धातु का कोलाइडी विलयन बन जाता है ब्रेडी-गार्क विधि द्वारा। तीसरी आती है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या है? पेप्टीकरण का क्वेश्चन भी पूछता है, पेप्टन, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण ताजा अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की विधि है। ताजा अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की विधि पेप्टीकरण कहलाती है। ताजा बने अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की विधि पेप्टीकरण कहलाती है। और इसके लिए हमें एक वैद्युत अपघटय का उपयोग करना होता है, एक वैद्युत अपघटय का उपयोग करना होता है। अभी मैं समझाऊंगा पेप्टीकरण को। वैसे आप समझ चुके हैं पेप्टीकरण, ऊपर जो मैंने बताया था ना, समान आयनों का अधिशोषण करेगा, वही है। इसके लिए वैद्युत अपघटय यूज किया जाता है। इस वैद्युत अपघटय को हम लोग पेप्टीकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टीकारक, पेप्टीकारक, पेप्टीकारक। तो ताजा अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की विधि पेप्टीकरण कहलाती है और इसके लिए जिस वैद्युत अपघटय का उपयोग किया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। अब समझे बात को कैसे, देखो। मान लो मैंने FeCl3 का जल बढ़न करवाया और FeOH की थराइस का ताजा अवक्षेप प्राप्त कर लिया, छान लिया इसको अंदर पड़ा नहीं रहने दिया मैंने। जैसे ये था मेरे पास FeCl3, ठीक है, ऊपर से मैंने जल था, ये जल था, ऊपर से डाला FeCl3, तो यहाँ FeOH की थराइस का अवक्षेप बना और मैंने इसको तुरंत छान लिया, ये ताजा अवक्षेप प्राप्त कर लिया। ये मेरे पास ताजा अवक्षेप है। अब मैं इससे कोलाइडी विलयन कैसे प्राप्त करता हूं, देखो। अब तो मैं इस ताजा अवक्षेप को क्या करूंगा, मैंने एक वैद्युत अपघटय लिया FeCl3। अब ये वैद्युत अपघटय का काम कर रहा है। वैद्युत अपघटय मतलब जिसमें दो आयन है, प्लस और माइनस। तो ये एक वैद्युत अपघटय ले लिया, इसमें यह ताजा अवक्षेप डाल दिया FeOH की थराइस का, FeOH की थराइस का। अब बताओ अवक्षेप के कण क्या करेंगे, बताओ। अवक्षेप के कण इसमें से क्या करेंगे, बताओ। करेंगे क्या कुछ? किसका अधिशोषण कर लेंगे? होएगा क्या किसी का अधिशोषण? अवक्षेप के कण जो होते हैं इसमें से समान आयनों का अधिशोषण कर लेंगे, Fe+3 का, Fe+3 का। तो और ये कोलाइडी विलयन बन जाएगा। अब सारों पर धनावेश आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और ये फैल जाएंगे ऐसे। इस प्रकार कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो ये जो वैद्युत अपघटय हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये पेप्टीकारक है, ये पेप्टीकारक है। ताजा अवक्षेप को उपयुक्त वैद्युत अपघटय की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदलना पेप्टीकरण कहलाता है और इसके लिए जो वैद्युत अपघटय यूज करते हैं उसको पेप्टीकारक कहते हैं। समझ आ गई बात? अब हमने कहा कि कोलाइडी विलयन जो है वो दो प्रकार का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब जैसे FeOH की थराइस 16 है, यह धनात्मक कोलाइडी विलयन है, और AH2S3 16 है, ये ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। अब प्रश्न आता है, इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है, इसका पता कैसे लगेगा? कोलाइडी विलयन पर आवेश का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? कोलाइडी कणों पर आवेश का निर्धारण करने की विधि, कोलाइडी कणों पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
आवेश का निर्धारण करने की विधि कौन सी है? वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन एक सिंपल सी बात है। इसमें क्या करते हैं, देखो यू आकार की नली ले लेते हैं, इसमें यू आकार की नली ले लेते हैं, एक तरफ प्लस लगा देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ बैटरी का प्लस एक तरफ माइनस। अब इसमें ये अपने कोलाइडी विलन भर देते हैं। अगर मान लो मैं AS2S3 भर दूं, AS2S3 और धारा प्रवाहित कर दूं, तो क्या होगा, AS2S3 के सारे कण यहां इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस पर इकट्ठे हो गए, इसका मतलब ये माइनस था, समझ गए? तभी इकट्ठे हुए प्लस पर जाकर, तो ये पता लग गया कि इस पर माइनस है। अगर मैं AS2S3 नहीं भर के FeOH की थ्राइस भरता, तो सारे कण किस पे इकट्ठे हो जाते, माइनस पर, तो पता लग जाता ये प्लस है। यानी जो कोलाइडी कण है, कॉमन सी बात है, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर ही गति करेंगे। माइनस है वो प्लस की ओर गति करेगा, प्लस है वो माइनस की ओर गति करेगा। तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना, कोलाइडी कणों का विद्युत धारा के उपस्थिति में, विद्युत धारा के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है, और इसी विधि से कोलाइडी कणों पर आवेश का निर्धारण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार हमने कोलाइडी विलन तो बना लिए। अब कोलाइडी विलनों का शुद्धिकरण करने की विधि कौन सी है? ये जो कोलाइडी विलन बने अशुद्ध है, कोलाइडी विलनों का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो कोलाइडी विलन का शुद्धिकरण अपोहन, डायालिसिस बोलते हैं जिसको हम लोग, से किया जाता है। अपोहन से किया जाता है, डायलिसिस से किया जाता है। अपोहन में क्या होता है, चरम पत्र झिल्ली लगाते हैं, चरम पत्र झिल्ली, चरम पत्र झिल्ली लगाते, और चरम पत्र झिल्ली से कोलाइडी कण बाहर नहीं आ सकते, कोलाइडी कण बाहर नहीं आ सकते चरम पत्र झिल्ली से। यही विधि अपोहन होती है। अब डायलिसिस नाम आपने सुना होगा, किसका करते डायलिसिस, बताओ, मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूं। किसका डायलिसिस किया जाता है, बताओ? क्या काम करती है किडनी? जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसका डायलिसिस करते हैं। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या है, पता है किसी को? किडनी में रक्त आता है, खून आता है किडनी के अंदर, किडनी में खून आता है, और किडनी का काम क्या है, खून को वापस बाहर निकाल देती है। ये वर्कीय धमनी आई, ये वर्कीय शिरा खून को वापस लेकर चली गई, और मूत्र को वो मूत्र नली में डाल देती है, यानी मूत्र को खून से अलग करती है, फिल्टर करती है वो खून को। यही काम है किडनी का। किडनी जो है, ये ऐसा रक्त आया इसके अंदर जिसके साथ ये यूरिया वगैरह मिले हुए थे, ठीक है। इसने क्या किया, उस यूरिया वगैरह को फिल्टर करके वो तो डाल दिया किसमें, मूत्र नली में, ठीक है, समझ आ गई बात, और शुद्ध रुधिर को भेज दिया शरीर में। क्लियर है, ये किडनी का काम है। अब किडनी खराब हो गई तो अब क्या करते हैं, अब डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये पेशेंट है सपोज, अब समझ आ जाएगी आपको कहानी देखना। ये सपोज एक पेशेंट है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, इसके शरीर के बाहर ये क्रिया की जाती है। ये वाली क्रिया जो है ना, ये इसके शरीर से बाहर की जाती है, क्योंकि उसकी किडनी जो है वो काम करना बंद कर गई। तो हम क्या करेंगे, इससे ब्लड निकालेंगे, एक ये ब्लड निकाल रहे हैं इससे, ये एक नली लगी हुई है, ये ब्लड निकाला जा रहा है, ठीक है। अब इस ब्लड को हम क्या करते हैं, इसके आगे एक ट्यूब लगी होती है ऐसे, जो एक विशेष प्रकार की चरम पत्र झिल्ली से बनी होती है। ये वो ट्यूब है, ठीक है, ये वो ट्यूब है जो विशेष चरम पत्र झिल्ली से बनी हुई है। और इसके सराउंडिंग में एक सिस्टम लगा होता है इस तरह से। ये सारा मशीनरी है, बाहर नहीं होता बॉडी के, है ना, पूरा सिस्टम जो है।
अब देखो क्या होगा। अब पेशेंट से ब्लड निकाला और ये जो नली है ना, ये वाली जो नली थी, ये वापस पेशेंट के अंदर ही लगा दी जाती है इधर से। ये आउटलेट है, आउट, और ये इन, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, ये अशुद्ध रुधिर आया, ये अशुद्ध रुधिर आया और यहां तक तो वो पाइप लगी हुई थी। उसके बाद ये विशेष प्रकार की झिल्ली है, चरमपत्र झिल्ली, जिससे कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते, विद्युत अपघटय के कण बाहर निकल जाते हैं। और हमारा रक्त एक कोलाइडी विलन है, ये तो पता होगा। हमारा रक्त जो है वो क्या है, कोलाइडी विलन है। तो रक्त तो इससे बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जो छोटे मोटे कण होते हैं, जैसे पानी है, पानी के अंदर यूरिया घुला हुआ है, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। ये सारे बाहर निकल गए, आगे समझ, ये सारे बाहर निकल गए इससे, यही मूत्र है। और फिर वो शुद्ध रुधिर जो है वो वापस उसके अंदर एंटर करवा दिया जाता है और मूत्र जो है वो यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए? क्लियर है प्रोसेस? ये डायलिसिस प्रोसेस होता है। कोलाइडी विलन का शुद्धिकरण करने की विधि है ये। कोलाइडी विलन का शुद्धिकरण अपोहन द्वारा, डायलिसिस द्वारा किया जाता है। बाकी आपसे डायरेक्ट पूछेगा कोलाइडी विलन का शुद्धिकरण करने की विधि है तो कौन सी? अपोहन, अपोहन। क्लियर? समझ आ गई बात? अब आगे चलें तो अगली विधि आती है स्कंदन, उर्नन या अवक्षेपण। स्कंदन, उर्नन या अवक्षेपण। स्कंदन, उर्नन या अवक्षेपण। अब कोलाइडी विलयन में जब हम वैद्युत अपघटय मिलाते हैं, कोलाइडी विलयन क्या है? प्लस या माइनस, या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है। दो प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, एक तो धनात्मक कोलाइडी विलयन और दूसरा ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो या तो कोलाइडी विलयन धनात्मक है या ऋणात्मक है। अब अगर हम इसमें वैद्युत अपघटय मिलाएं, वैद्युत अपघटय मिलाएं तो क्या होगा? वैद्युत अपघटय में भी दो प्रकार के आयन होते हैं, जैसे मान लो NaCl है, प्लस और माइनस, दो प्रकार के आयन होते हैं इसमें भी। तो जो कोलाइडी विलयन होता है वो उदासीन हो जाता है, उसके कण उदासीन हो जाते हैं। जैसे मान लो कोलाइडी विलयन धनात्मक है, अब प्लस किससे जुड़ेगा बताओ? वैद्युत अपघटय के किस आयन से जुड़ेगा बताओ प्लस? अगर कोलाइडी विलयन है, धनावेशित है, तो वैद्युत अपघटय के किस आयन से जुड़ेगा बताओ? प्लस किससे जुड़ेगा? कॉमन सी बात है, प्लस किससे जुड़ेगा? माइनस से। और उदासीन हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा या नहीं होगा बताओ? सही है, ये उदासीन हो गया। अब आपको धनात्मक कोलाइडी विलयन का उदाहरण दे तो वो माइनस से उदासीन होगा, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन का उदाहरण दे तो वो प्लस से उदासीन होगा। उदासीन हो जाएगा। उदासीन होने के बाद इसके कण आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर सारे कणों पर प्लस आवेश है मान लो, तो वो आपस में चिपक नहीं सकते क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण होगा। अब हमने इसमें NaCl मिला दिया तो प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ जुड़कर उदासीन हो गया। अब इस पर कोई आवेश नहीं रहा। अब तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे, इसी को हम स्कंदन बोलते हैं। तो कब होता है स्कंदन? द्रव विरोधी कोलाइड में। ये द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव विरोधी कोलाइड में जब क्या मिलाया हमने? द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपघटय मिलाया, तो द्रव विरोधी कोलाइड के कण उदासीन हो गए और उसका स्कंदन हो गया। और वैद्युत अपघटय का जो आयन स्कंदन में भाग लेता है, जो आयन स्कंदन में भाग लेता है, जैसे अगर धनात्मक कोलाइडी विलयन है तो NaCl का Cl माइनस भाग लेगा, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है तो NaCl का Na प्लस भाग लेगा। जो आयन स्कंदन में भाग लेता है उसे हम सक्रिय आयन या उर्नन आयन कहते हैं। सक्रिय आयन कहते हैं, ये सक्रिय आयन है। आगे बात समझ? जो भी स्कंदन में भाग लेगा, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है तो वैद्युत अपघटय का धनायन भाग लेगा, धनात्मक कोलाइडी विलयन है तो वैद्युत अपघटय का ऋणायन भाग लेगा। इन्हें बोलते हैं हम सक्रिय आयन। अब इसी सक्रिय आयन से संबंधित हार्डी-शुल्जे ने एक नियम दिया था, हार्डी-शुल्जे नियम। हार्डी-शुल्जे नियम, हार्डी-शुल्जे ने क्या कहा था कि सक्रिय आयन पर आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। सक्रिय आयन पर आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। समझो बात को। मान लो धनात्मक कोलाइडी विलयन है,
तो सारे कणों पर प्लस है, ठीक है, सारे कणों पर प्लस है। ये मैंने एक धनात्मक कोलाइडी विलयन लिया है जिसमें सारे कणों पर प्लस आवेश है। अब इसमें मैं वैद्युत बटाई मिला रहा हूं, कुछ अलग अलग वैद्युत बटाई मिला रहा हूं, जैसे NaCl है, MgSO4 है ना, और AlPO4 है। अब आप ये बताओ प्लस को कौन उदासीन करेगा? प्लस को, ये प्लस है, प्लस को उदासीन करना है, कौन उदासीन करेगा? माइनस करेगा। अब आप माइनस छांटो, इसमें से माइनस छांटो। NaCl में जो माइनस है वो Cl माइनस है, MgSO4 में जो माइनस है वो SO4 -2 है, और AlPO4 में जो माइनस है वो PO4 -3 है। अब आप सोचो ये माइनस का एक है, कितने कणों को उदासीन कर सकता है? माइनस का एक, कॉमन सी बात है, प्लस एक को उदासीन कर सकता है, प्लस एक को। ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 कितनों को उदासीन कर सकता है? बताओ, ये माइनस का 2 कितनों को उदासीन कर सकता है? प्लस के 2 कणों को उदासीन कर सकता है, वो इन दोनों को उदासीन कर सकता है ना। और ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 कितनों को उदासीन कर सकता है? 3 कणों को, सही है। तो आप बताओ कौन ज्यादा उदासीन करेगा? सिंपल सी बात है, जिस पर आवेश ज्यादा होगा। अगर धनात्मक कोलाइडी विलयन है तो ऋणायन देखना है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है तो धनायन देखना है। जिस पर आवेश ज्यादा होगा वो ज्यादा उदासीन करेगा, तो वही ज्यादा स्कंदन करेगा। जहां आपका एक PO4 से काम चल रहा है ना, वहां आपको 3 Cl लेने पड़ते, अगर आप Cl लेते तो। सही है क्या? PO4 एक से ही काम चल रहा है, और Cl कितने लेने पड़ते हैं उसकी जगह? अगर Cl लेते तो 3 लेने पड़ते हैं अपने को। तो बेटर कौन है? जिस पर आवेश ज्यादा है। हार्डी-शुल्जे ने यही कहा था, सक्रिय आयन पर आवेश जितना ज्यादा होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। यही आपको ऋणात्मक कोलाइडी विलयन दे दे, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन, जैसे AS2S3 सल्फाइड ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होते हैं। ऋणात्मक कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कौन करेगा? बताओ, ऋणात्मक है तो उसके स्कंदन में कौन भाग लेगा? पॉजिटिव वाले आयन। तो स्कंदन क्षमता का क्रम Al+3 ग्रेटर देन Mg+2 ग्रेटर देन Na+। जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी स्कंदन क्षमता होगी। लग गया पता? आगे बात समझ। अब हम चाहते हैं हम स्कंदन को रोक दें, हम चाहते हैं हम स्कंदन को रोक दें। तो स्कंदन को रोकने के लिए जो प्रक्रम अपनाया जाता है उसको हम रक्षण कहते हैं, प्रोटेक्शन कहते हैं। रक्षण, रक्षण नाम ही बता रहे, रक्षण, प्रोटेक्शन। हम स्कंदन से रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन ना हो, तो हमें रक्षण अपनाना पड़ेगा। अब रक्षण के लिए क्या करते हैं? अगर हम द्रव विरोधी कोलाइड में, द्रव विरोधी कोलाइड में, द्रव विरोधी कोलाइड में सीधा विद्युत बटाई मिला रहे थे, विद्युत बटाई मिला रहे थे, तो उसका स्कंदन हो रहा था ना उसका स्कंदन। अब हमने द्रव विरोधी कोलाइड में अगर विद्युत बटाई मिलाने से पहले, द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत बटाई मिलाने से पहले द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया। क्या मिला दिया? द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत बटाई मिलाने से पहले द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया हमने। अब जो मिश्रण बना, अब अगर इसमें मैं वैद्युत बटाई मिलाता हूं तो स्कंदन नहीं होता, स्कंदन नहीं होता, बच जाता है ये द्रव विरोधी कोलाइड स्कंदन होने से। इसी प्रक्रम को रक्षण कहते हैं। समझ आ गया? द्रव विरोधी कोलाइड में यदि सीधा विद्युत बटाई मिला देते तो उसका स्कंदन हो जाता। इस स्कंदन से बचाने के लिए हमने क्या मिलाया बीच में? द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया। तो इस प्रक्रम को रक्षण कहते हैं, जिससे स्कंदन रुक गया, स्कंदन नहीं हुआ द्रव विरोधी कोलाइड का। और इसके लिए हमें जो द्रव स्नेही कोलाइड मिलाना पड़ा, इसको हम रक्षक कोलाइड कहते हैं। ये रक्षक कोलाइड है, प्रोटेक्टिव कोलाइड है। और रक्षक कोलाइड की जो मिलीग्राम में मात्रा मिलाई जाती है, मिलीग्राम में मात्रा, उसको बोलते हैं स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा रक्षण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। स्वर्ण संख्या अगर कम है तो रक्षण क्षमता ज्यादा। मतलब आप खुद बताना कौन सा रक्षक कोलाइड बेटर है। एक तो मेरे को 1 बूंद मिलानी पड़ी तो स्कंदन नहीं हुआ, एक मेरे को 10 बूंद मिलानी पड़ती फिर स्कंदन से बचता। तो बताओ कौन सा ज्यादा बढ़िया था? जिसने 1 बूंद से बचा दिया या जिसने 10 बूंदों से बचाया? कौन ज्यादा बढ़िया माना जाएगा? जिसने स्कंदन 1 बूंद से रोक दिया, बीमारी 1 ही बूंद से ठीक हो गई, वो ज्यादा बढ़िया है? जो बीमारी 10 बूंदों से ठीक कर रहा है वो ज्यादा बढ़िया है?
जो एक बूंद हम मिला रहे हैं, एक बूंद स्कंदन को रोक रही है, तो वो ज्यादा बेटर है। यानी द्रव स्नेही कोलाइड की जितनी कम मात्रा होगी उसी मात्रा को हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जितनी कम स्वर्ण संख्या होगी रक्षण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ये होता है रक्षण। समझ आ गया है? लग गया पता? तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके, है ना। एक टॉपिक दिया हुआ है मिसेल। मिसेल क्या होता है इसमें वो भी बता देता हूं। मिसेल में क्या होता है, जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़े पर तेल की बूंद लग गई, तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को साबुन से धोते हैं, मैल तेल या चिकनाई जो भी लग गया। ये होती है अध्रुवीय। अध्रुवीय। और साबुन में दो तरह के सिरे होते हैं। साबुन है C17, H35, COO- और Na+। ये साबुन है। साबुन में दो तरह के सिरे होते हैं, एक तो अध्रुवीय और एक ध्रुवीय। जो साबुन का अध्रुवीय सिरा है वो होता है जल विरोधी, और जो साबुन का ध्रुवीय सिरा है वो होता है जल स्नेही। जो जल विरोधी होता है वो मैल तेल या चिकनाई से जुड़ता है, मैल तेल या चिकनाई से। और जो जल स्नेही होता है वो जल से जुड़ता है। यानी साबुन का आयनिक सिरा जल से जुड़ता है, और अनायनिक सिरा यानी हाइड्रोकार्बन भाग या हाइड्रोकार्बन भाग है वो मैल तेल या चिकनाई से जुड़ता है। अब हमारी बुक्स में साबुन को यूं दिखाया जाता है इस तरह से, है ना। तो ये तो है इसका आयनिक सिरा मतलब ध्रुवीय सिरा, और ये वाला है इसका अध्रुवीय सिरा। तो जो अध्रुवीय सिरा है वो मैल तेल या चिकनाई से जुड़ जाता है इस तरह से, ये साबुन जुड़ गए। और इस प्रकार जो अध्रुवीय सिरा मैल तेल या चिकनाई से जुड़ता है तो जो एक कण बनाता है वो उसी को हम मिसेल कहते हैं, उसी को हम मिसेल कहते हैं। अब ये मैल तेल या चिकनाई हटेगी कैसे? जब हम साबुन लगाने के बाद कपड़े को पानी में डालेंगे, कपड़े को पानी में डालेंगे, तो साबुन का जो ये वाला सिरा है आयनिक सिरा, ये पानी से जुड़ जाएगा। अब पानी इस आयनिक सिरे को पकड़ लेता है। आयनिक सिरा आगे जो है, ये वाला आयनिक सिरा जो है ये अध्रुवीय सिरे से जुड़ा हुआ है, तो पानी जो है वो इसको अंदर रखना चाहता है, इस ध्रुवीय सिरे को पानी अपने साथ रखना चाहता है। ध्रुवीय आगे अध्रुवीय से जुड़ा है, अध्रुवीय ध्रुवीय सिरा अध्रुवीय को पकड़े रखना चाहता है, और अध्रुवीय सिरा आगे मैल तेल या चिकनाई से जुड़ा हुआ है, तो अध्रुवीय सिरा मैल तेल या चिकनाई को पकड़े रखना चाहता है, और कपड़ा जो है हमारा बाहर निकल जाता है। हम लोग जब खंगालते हैं ना पानी में कपड़े को डाल के साबुन लगाने के बाद, तो कपड़ा बाहर आ जाता है, मैल तेल चिकनाई जो भी है वो अंदर रह जाती है। उसका कारण यही है कि पानी के साथ पानी ने पकड़ लिया किसको, ध्रुवीय सिरे को। ध्रुवीय आगे जुड़ा हुआ है किससे, अध्रुवीय से। अध्रुवीय आगे जुड़ा हुआ है किससे, मैल तेल या चिकनाई से। तो ये सारे पानी में ही रह जाते हैं और कपड़ा बाहर निकल जाता है। और ये जो अणु बनता है, ये जो संरचना बनती है, इसे बोलते हैं मिसेल। तो मिसेल कैसे बनी, बीचों बीच तो मैल तेल या चिकनाई है, ठीक है, इसके साथ साबुन का है ध्रुवीय सिरा जुड़ा है ये वाला, और बाहर ध्रुवीय सिरा है ये वाला, ये होती है मिसेल। यानी ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, आयनिक सिरा बाहर की ओर। मिसेल में ये प्रश्न आता है, मिसेल में साबुन का आयनिक सिरा बाहर की ओर तथा अनायनिक सिरा यानी अध्रुवीय सिरा अंदर की ओर होता है, अध्रुवीय सिरा अंदर की ओर होता है। आगे समझ, क्लियर? और अब कुछ एक उपयोग भी मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूं। एक तो धूम्र अवक्षेपक नाम आता है, धूम्र अवक्षेपक, धूम्र अवक्षेपक, कोट्रेल अवक्षेपक होता है, कोट्रेल अवक्षेपक, कोट्रेल अवक्षेपक। सल्फर सोल का उपयोग आता है तो चर्म रोगों के उपचार में, सल्फर सोल चर्म रोगों को ठीक करता है। सिल्वर सोल जिसको हम लोग आरजी रोल भी बोलते हैं, आरजी रोल, आरजी रोल, ये नेत्र रोग के उपचार में काम आता है, नेत्र रोग के उपचार में सिल्वर सोल या आरजी रोल। आंख वाली जो आई ड्रॉप्स होती है उनमें ये यूज किया जाता है। नेत्र रोगों का उपचार जो है इसके द्वारा किया जाता है। बाकी छोटे मोटे उपयोग हैं, रक्त स्कंदन में फिटकरी लगाते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं, देखो रक्त जो है वो एल्ब्यूमिन का एक कोलाइडी विलन है, और एल्ब्यूमिन पर ऋणावेश होता है,
और फिटकरी का सूत्र आप पढ़ते हो K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O। तो इसमें माइनस को उदासीन करने के लिए या तो K प्लस आएगा और या फिटकरी से Al+3 आएगा। नाई से कई बार कट लग जाता है ना, वो फिटकरी लगा देता है फटाफट। कैसे, क्यों लगा देता है? क्योंकि रक्त में एल्ब्यूमिन है, माइनस है, और फिटकरी में K प्लस है, Al+3 है। अब हार्डिशुल जो नियम क्या कहता है बताओ, कौन ज्यादा स्कंदन करेगा, K प्लस या Al+3? Al+3। इसीलिए हमारी बुक्स कहती है फिटकरी में उपस्थित Al+3 आयन रक्त का स्कंदन कर देता है। वो यहाँ हार्डिशुल जो नियम लगाती है, आगे समझ, वो यहाँ हार्डिशुल जो नियम से बताती है कि Al+3 जो है रक्त का स्कंदन करने के काम आ जाता है। लग गया पता? बाकी कोई इतना पढ़ लेना उपयोग वगैरह जो है, बाकी आपके ये कोलाइड वाला पार्ट जो है, ये पार्ट है कोलाइड वाला, इजी है बिल्कुल। थोड़ा जोड़ के चलोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया है भाई, पहले कोलाइड का वर्गीकरण कर लिया ना, फिर हमने पढ़ा भाई कोलाइडी विलन बना क्यों, क्योंकि उसने समान आयनों का अधिशोषण किया। जब समान आयनों का अधिशोषण किया तो अधिशोषण तो धनायन का भी हो सकता है और ऋणायन का भी हो सकता है। तो इस आधार पर दो कोलाइडी विलन बन गए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब आवेश का पता कैसे लगाएं? वैद्युत कण संचलन से यू आकार की नली वाला, है ना। अब उसका शोधन कैसे करें? अपोहन से शोधन हो गया। अब शोधन हो गया तो आवेश का पता लग गया, शोधन हो गया अपोहन विधि से। उसके बाद स्कंदन कैसे होगा? स्कंदन पेप्टीकरण के बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। स्कंदन जो है ये पूछ सकता है स्कंदन की विपरीत अभिक्रिया का नाम, तो स्कंदन पेप्टीकरण के बिल्कुल अपोजिट है। पेप्टीकरण में क्या किया था देखो, पेप्टीकरण में हमने ताजा अवक्षेप में वैद्युत अवटय मिलाया था तो द्रव विरोधी कोलाइड बना था, ये था पेप्टीकरण, ये पेप्टीकरण था। और स्कंदन में क्या कर रहे हैं? द्रव विरोधी कोलाइड में वैद्युत अपटय मिला रहे हैं तो अवक्षेप बन रहे हैं, ये स्कंदन है। बिल्कुल उल्टा है देखो एक दूसरे का, है ना। तो ये पूछ सकता है स्कंदन के विपरीत अभिक्रिया कौन सी है? पेप्टीकरण, पेप्टीकरण। और स्कंदन को रोकने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? रक्षण का, रक्षण का। और रक्षण के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मिलाई गई मात्रा स्वर्ण संख्या कहलाती है। जितनी स्वर्ण संख्या कम होगी रक्षक कोलाइड उतना ही बेटर होगा। तो जिलेटिन सबसे बेहतर रक्षक कोलाइड है, जिलेटिन सर्वोत्तम रक्षक कोलाइड है, इसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है। सर्वोत्तम रक्षक कोलाइड जिलेटिन। और सबसे घटिया रक्षक कोलाइड जो है वो स्टार्च को माना जाता है, इसकी स्वर्ण संख्या ज्यादा है, स्वर्ण संख्या अधिक, इसलिए रक्षण क्षमता कम। ये चैप्टर है आपका, हो जाएगा, समझ आ गया है?